बहू, ये किताबें कहाँ लेकर जा रही है? माँ जी, मैं पढ़ाई करने जा रही थी। क्या पढ़ाई करने जा रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है। शादी के बाद लड़कियों के हाथ में रोटियां बनाने के लिए बेलहनी अच्छे लगते हैं, ये किताबें नहीं। तुझे मैं याद दिला दूं कि तेरी अभी नई नई शादी हुई है और घर संभालने की जगह तू ये किताबें पकड़कर बैठ रही है। जा, इन किताबों को अलमारी में बंद करके रख दे और रसोई का काम देख। लेकिन माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि शादी के चक्कर में मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। हाँ, सब जानती हूँ, मगर तू शायद भूल रही है कि तुझ जैसी गरीब लड़की की शादी मैंने अपने बेटे से कराई है और तुझे यहाँ अपनी बहू बना कर लेकर आई हूँ। पहले से ही हम तुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर चुके हैं। अब ये मत समझना कि हम तेरी पढ़ाई भी पूरी करवाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? शांति और अंजलि की ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी बीच में अंजलि की ननद नेहा भी वहाँ आ जाती है। सही कह रही है माँ, भाभी इस घर में पढ़ाई करने के लिए मैं हूँ, आपको तो हम घर का काम करवाने के लिए ही लाए हैं। हाँ, अभी हमारी नेहा कॉलेज की पढ़ाई कर रही है और घर में ये पढ़ रही है, इतना ही काफी है। तुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं बहू होने के नाते इस घर के सारे काम करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद अंजलि वहाँ से गुस्से से चली जाती है। माँ, लगता है भाभी बहुत तेज है, इतनी आसानी से तो ये आपकी बात नहीं मानने वाली। मैं तो इस गरीब को सीधी सादी लड़की समझकर अपनी बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तीखी छुरी होगी, लेकिन तू चिंता मत कर नेहा, समय के साथ साथ इसे मैं घर के सारे नियम कानून सिखा दूंगी। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद शांति किचन में जाती है और देखती है कि उसकी बहू किचन में ठीक से काम कर रही है या नहीं। खाना कब तक बनेगा बहू? सारा खाना तैयार है माँ जी, मैंने सब बना दिया है, किचन भी साफ कर दी है। अब मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही हूँ। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन मैंने सारा काम निपटा दिया है, तो अब मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती हूँ माँ जी? अच्छा ठीक है, बहस मत कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, इसके बाद पढ़ाई कर लेना। क्या सच में? हाँ, लगता है माँ जी मेरी पढ़ाई के लिए मान गई है। सारा दिन इसे काम में व्यस्त रखूंगी, फिर देखती हूँ कि ये कैसे अपनी पढ़ाई करेगी। अंजलि शांति को चाय देती है और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो बहू? खाना बन गया है तो अपने ससुर जी को खाना परोस कर दे दो, उनके खाने का वक्त हो गया है। ठीक है माँ जी। और हाँ, इसके बाद नेहा के कपड़े प्रेस कर देना, वो तो नेहा दीदी खुद कर लेंगी। अरे बहू, तुझे तो पता है कि नेहा का कॉलेज रहता है, वो अपनी पढ़ाई में कितना बिजी रहती है, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं नेहा दीदी के कपड़ों पर प्रेस कर दूंगी। इसी तरह शांति अंजलि को एक के बाद एक काम देती जा रही थी और इसी में पूरा दिन निकल जाता है और अंजलि को पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं मिलता है। ये क्या कर रही हो अंजलि? मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ करण जी। अरे ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तुम पहले से कितना थकी हुई लग रही हो और आज तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना। मैं आराम नहीं कर सकती करण जी, दिन में मुझे समय ही नहीं मिला पढ़ाई करने का। सारा दिन घर के कामों में निकल जाता है, मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। लेकिन तुमने मुझे तो नहीं बताया कि तुम्हारा क्या सपना है। मेरा बचपन से ये सपना था करण जी कि मैं बड़ी होकर एक बड़ी लॉयर बनूं, लेकिन माता पिता के कहने पर मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी। क्या? हाँ अंजलि, अगर ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाएंगे, क्योंकि माँ जी मेरी पढ़ाई के सख्त खिलाफ है करण जी, सख्त खिलाफ। अरे वो सब मैं देख लूंगा अंजलि, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो और अब बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन, बहू जल्दी से नाश्ता बना दे, नेहा को कॉलेज जाना है और करण को ऑफिस। और माँ, अंजलि को भी तो कॉलेज जाना है। ये क्या कह रहा है? हाँ माँ, वो आज से अंजलि भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जाया करेगी। ये कॉलेज जाएगी तो घर कौन संभालेगा? उसके लिए आप है ना माँ, और साथ ही हम एक नौकर भी रख लेंगे जो घर का सारा काम काज कर देगा।
पैसे क्या पेड़ पर लग रहे हैं जो घर के लिए एक नौकर रख लेंगे। बहू की अभी शादी हुई है, उसे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, फिर तो नेहा को भी पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो भी तो 18 साल की हो चुकी है, उसकी भी शादी करा देते हैं। नहीं भैया, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तो फिर अंजलि भी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। इस गरीब पर हम पहले ही बहुत एहसान कर चुके हैं करण। अब तू चाहता है कि हम इसकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाए। माँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करें। अंजलि की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तू शादी करके इतनी जल्दी अपनी पत्नी की बातों में आ जाएगा। देखिए माँ, मुझे अब और बहस नहीं करनी है। मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। आपको जो सही लगे वो कीजिए और मैं भी ऑफिस के बाद वही फैसला लूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। इतना कहकर करण वहाँ से चला जाता है और शाम को वापस आता है। अंजलि, अंजलि, जी कहिए। क्या तुमने आज पढ़ाई की? क्या आज तुम कॉलेज गई थी? वो अरे ये वो मत करो और साफ साफ बताओ। तभी वहाँ शांति और नेहा की एंट्री होती है। ये क्या बताएगी करण, ये क्या बताएगी? मैं ही बताती हूँ तुझे साफ साफ। ये कॉलेज नहीं गई और ना ही कभी जाएगी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। भाभी कॉलेज जाकर क्या करेंगी? तो क्या ये आपका आखिरी फैसला माँ? हाँ। ठीक है, अब आप भी सुन लीजिए। जिस घर में सरस्वती यानी विद्या का सम्मान नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए मैं और अंजलि इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। करण की ये बात कहते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप करण जी? ये सरासर गलत है। आप मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? आप कैसे अपना घर, अपना परिवार छोड़ सकते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपना सपना पूरा करो। नहीं, आप अपना घर परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर कुछ छोड़ना है तो मैं ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ, यही सही होगा। देखा आप लोगों ने? अरे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये आप सबकी खुशी के लिए अपना सपना छोड़ने के लिए तैयार है। और एक आप है जो उसकी पढ़ाई में उसका साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अंजलि की बातों को सुनकर शांति का मन पिघल जाता है। तू सही कह रहा है करण। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दे बेटा और प्लीज ये घर छोड़कर मत जा करण। माँ, अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो आप अंजलि से माफी मांगिए। बहू, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही है? बड़े लोग छोटों से माफी नहीं मांगते। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैंने भी तो आपके साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं नेहा, मैंने तुम्हें माफ किया। बेटा, अब तो तू ये घर छोड़कर नहीं जाएगा ना? पहले आप बताइए कि क्या आप अंजलि को उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जाने देंगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ यही इस घर में रहूंगा। थैंक यू करण जी। अरे अंजलि, तुम्हारे पति होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था अंजलि। इसके बाद अंजलि अपनी पढ़ाई पूरी करती है और अपना सपना पूरा करती है और पूरा परिवार उस पर गर्व करता है। रूबीना का शौहर अपनी अम्मी और अपनी बहन पर गुस्सा कर रहा है। अरे ये कैसी लड़की से आपने मेरी शादी कर दी? कहाँ मैं पढ़ा लिखा इतना हैंडसम दिखने वाला लड़का और कहाँ ये काली सी दिखने वाली गांव की लड़की। ऐसा नहीं बोलते बेटा, अब तो शादी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब यही तुम्हारी बीवी है। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतनी बदसूरत और कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। भाई सही बोल रहे हैं अम्मी। ये लड़की रूबीना किसी भी तरह से भाई के लायक नहीं है। आपने भी अपनी दोस्ती के चलते भाई की जिंदगी खराब कर दी। जो होना था वो हो चुका है। अब इस सब के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक बात है इसके गांव में रहने की, तो धीरे धीरे शहर में रहकर ये शहर के तौर तरीके भी सीख लेगी। कम से कम तुम उसे मौका तो दो। रूबीना चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अगले दिन रूबीना किचन में खड़ी है और उसकी सास उसे समझा रही है। देखो रूबीना बेटा, ये माइक्रोवेव है, इसमें खाना गर्म कर सकते हैं। ये चिमनी है, जब भी खाना बनाओ इसे चालू कर लेना, जिससे कि घर में धुआं नहीं भरेगा। और ये मिक्सर है, इसमें तुम कुछ भी मसाला पीस सकती हो। ठीक है मम्मी जी। और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे या फिर अपनी ननद को बुला लेना। अब तुम खाना बनाने की तैयारी करो। सास इतना समझाकर चली जाती है। रूबीना खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। उसे मसाला पीसना होता है। वो मिक्सर में सारा मसाला डालती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसे चलाते कैसे हैं। तभी उसकी ननद वहाँ पानी पीने आती है। मुझे ये चलाना नहीं आता है,
क्या आप मेरी मदद कर देंगी? उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर से स्विच ऑन करो और मिक्सर का जो स्विच है उसे घुमा दो, चालू हो जाएगा। उसकी ननद ठीक से जवाब नहीं देती और पानी पीकर वहाँ से चली जाती है। अब रूबीना के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता और वो डरते डरते ऊपर से स्विच ऑन करके मिक्सर का भी स्विच ऑन कर देती है, लेकिन ढक्कन को नहीं पकड़ती, जिससे कि पूरा मसाला किचन में फैल जाता है। जोर की आवाज आती है। उसकी सास, उसका शौहर और ननद दौड़कर किचन में आते हैं। रूबीना बहुत डरी हुई होती है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी आई? सभी लोग देखते हैं कि पूरा मसाला किचन में फैल चुका है और रूबीना एक कोने में डरी सहमी सी खड़ी हुई है और रो रही है। वाह वाह, बहुत अच्छे, इन्हें तो मिक्सी चलाना भी नहीं आता है। और ले आओ गांव की लड़की। मैंने पहले ही कहा था ये लड़की शहर में नहीं रह पाएगी। अरे इसे कुछ भी करना नहीं आता। अरे इंसान कम से कम सीख ही लेता है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल पर देखकर ही आधी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन इन्हें कौन समझाए। रूबीना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रूबीना जोर जोर से रोने लगती है और कुछ नहीं कह पाती। कोई बात नहीं बेटा, शुरू शुरू में ऐसा होता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। उसकी सास उसे समझाती है और उसका पति और ननद गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रूबीना की सास उसे बताती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धुलते हैं। उसके बाद मेन स्विच ऑन कर देना रूबीना। तुम्हें समझ आया कि मशीन को कैसे चलाते हैं और इसमें कपड़े कैसे धुलते हैं? हाँ मम्मी जी, मुझे समझ आ गया। तो ये सारे कपड़े रखे हैं, इन्हें तुम मशीन में डाल दो। जब धुल जाएंगे तो छत पर सूखने के लिए डाल देना। ठीक है। रूबीना एक एक करके कपड़े मशीन के अंदर डालने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने गैस पर दूध चढ़ाया है। अरे, मैंने तो गैस पर दूध चढ़ाया था, कहीं उबल ना गया हो। रूबीना ऐसे ही सारे कपड़े छोड़कर जल्दी से किचन की तरफ भागती है। इधर रूबीना की ननद छुपकर सब देख रही होती है और आकर मशीन चालू कर देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। मशीन का गेट खुला होने की वजह से मशीन में जोर की आवाज आती है और उसमें से धुआं उठने लगता है। आवाज सुनकर सभी दौड़कर आते हैं, लेकिन सबसे पहले वहाँ रूबीना आ जाती है, जो देखती है कि मशीन में से धुआं निकल रहा है और वो डर जाती है। इतनी जोर की आवाज कहाँ से आई? जैसे कोई बम फट गया हो। हे भगवान, ये मशीन कैसे जल गई? इस मशीन को किसने चालू किया? बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मशीन कैसे चलाते हैं, फिर तुमने बिना गेट बंद किए मशीन चालू क्यों कर दी? नहीं अम्मी, मैंने मशीन चालू नहीं की, मैं तो उसमें कपड़े डाल रही थी और गैस पर दूध चढ़ा था, वही बंद करने गई थी और अब आकर देखा तो मशीन में से धुआं निकल रहा था, मैंने इसे चालू नहीं किया। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। एक तो तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है ऐसा अनपढ़ गवार जो मशीन को बिना गेट बंद किए चालू कर देगा? कैसी गवार औरत हो तुम, रोज कोई ना कोई नुकसान कर देती हो। कल मिक्सचर खराब कर दिया, आज मशीन खराब कर दी। अरे कम से कम 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मशीन चालू नहीं की थी और मुझे नहीं पता कि मशीन कैसे जल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब ये सोचो कि ये मशीन ठीक कैसे होगी। जब तक ये बदसूरत मनहूस लड़की इस घर में रहेगी, कोई ना कोई नुकसान तो होता ही रहेगा। मम्मी, इसे इसके गांव वापस क्यों नहीं भेज देते? जबान संभाल कर बात करो यास्मीन। रूबीना तुम्हारी भाभी है और तुमसे बड़ी है, उससे बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। यास्मीन सही बोल रही है मम्मी। एक तो आपने इस गांव के अनपढ़ लड़की को मेरे सर पर लाकर बैठा दिया, ऊपर से आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। तुम चिंता मत करो, मशीन ठीक करने के पैसे मैं तुमसे नहीं लूंगी, अपनी तरफ से दे दूंगी। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। रूबीना की ननद और शौहर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और रूबीना रो रही है। रात में रूबीना का शौहर एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा है और उसकी अम्मी उसे रूबीना को भी साथ ले जाने के लिए कहती है।
तैयार होकर कहाँ जा रहे हो अजहर? मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है माँ, बस मैं वहीं जा रहा हूँ। तो अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ, तुम्हारे और दोस्तों की बीवियां भी तो आती हैं। अरे क्या आप मेरी जग हंसवाई करना चाहती हैं माँ? इस बदसूरत गंवार लड़की को मैं अपने साथ अपने दोस्तों के बीच ले जाऊंगा? कभी नहीं। ऐसे नहीं बोलते अजहर, और जब तक तुम उसे ले जाओगे नहीं, वो तौर तरीके कैसे सीख पाएगी? मुझे नहीं सिखाना ऐसे कोई तौर तरीके, और ना ही मुझे ऐसे किससे मिलवाना है। मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करवाना चाहता। इतना बोलकर रूबीना का शौहर वहाँ से चला जाता है। रूबीना की सास उसे जाते हुए देख रही है और दरवाजे के पास खड़ी रूबीना सब कुछ सुन रही है और आंखों में आंसू लिए खड़ी है। अगले दिन रूबीना और उसका परिवार हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अच्छा, मुझे याद आया अजहर, तुम्हारे चचा जान के यहाँ से आज दावत का न्योता आया है। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक काम करो, तुम यास्मीन और रूबीना को लेकर उनके वहाँ चले जाओ। मैं सिर्फ यास्मीन को लेकर जाऊंगा, रूबीना को नहीं। हाँ माँ, मैं भी रूबीना के साथ नहीं जाऊंगी, वहाँ लोग हंसेंगे मुझ पर। ये अच्छी बात नहीं है बेटा, वो इस घर की बहू है और तुम उसे लेकर नहीं जाओगे तो तुम्हारे चचा जान और उनका खानदान क्या सोचेगा? उन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए माँ, लेकिन मैं इसे साथ लेकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाऊंगा। मैं और भाईजान चले जाएंगे और कोई बहाना बना देंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रूबीना को भी घर छोड़ दिया। ये बातें सुनकर रूबीना का चेहरा उतर जाता है और वो अपनी सास से कहती है, रहने दीजिए मम्मी जी, वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। मैं यहीं आपके साथ घर पर रहूंगी, इन लोगों को जाने दीजिए। उसकी सास शर्मिंदा होती है, कुछ नहीं कह पाती। कुछ देर बाद रूबीना हॉल में बैठकर अपनी सास के साथ टीवी देख रही है और अपने पति और ननद का इंतजार कर रही है। 12 बजने वाले हैं, ये लोग अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। आते ही होंगे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए, मैं दरवाजा खोल दूंगी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटा, नींद भी नहीं आ रही। अम्मी जी, आपको क्या हो रहा है? कोई दवाई दे दूं? अचानक रूबीना की सास तेज तेज सांस लेने लगती है और सोफे पर गिर जाती है। उनके सीने में तेज दर्द होने लगता है। उन्हें देखकर रूबीना बहुत घबरा जाती है। आपको क्या हुआ अम्मी? आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ अम्मी? रूबीना दौड़ कर जाती है और पानी लेकर आती है और थोड़ा सा पानी अपनी सास के चेहरे पर डालती है, लेकिन उन्हें होश नहीं आता। सास ने अपने सीने पर हाथ रखा है, जैसे उन्हें सीने में दर्द हो रहा हो। ओहो, लगता है अम्मी को हार्ट अटैक आया है। अब मैं क्या करूं? किसको फोन करूं? अचानक रूबीना को कुछ याद आता है और वो अपनी सास को CPR देती है और जोर जोर से उनके सीने को दबाती है, जिससे उसकी सास को फिर से सांस आने लगती है और हल्का होश आ जाता है। इतनी देर में उसका पति और ननद भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ मम्मी को? मम्मी आप ठीक तो है? आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए, अम्मी को हार्ट अटैक आया है। क्या? रूबीना का शौहर और ननद दोनों चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद रूबीना की सास अब होश में है, उन्हें बिस्तर पर लेटाया हुआ है। वहीं डॉक्टर भी खड़े हैं और रूबीना का शौहर और ननद भी वहीं खड़े हैं। इन्हें हार्ट अटैक आया था, वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पर इन्हें CPR दे दिया गया, वरना इनका बचना मुश्किल था। वैसे इन्हें CPR किसने दिया? जी मैंने दिया था डॉक्टर साहब। शाबाश बेटा, तुम्हारी समझदारी और फुर्ती ने आज इनकी जान बचा ली है। अब ये दवाइयाँ इन्हें देते रहना और इन्हें आराम करने के लिए कहना। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर चले जाते हैं। मम्मी आप ठीक तो हो ना? आपको अचानक से दिल का दौरा कैसे पड़ गया? शुक्र करो रूबीना का, जो उसने मेरी जान बचा ली। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? अगर रूबीना नहीं होती तो मैं तो अल्लाह को प्यारी हो गई होती। ऐसा मत बोलिए अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या तुम्हें CPR देना आता था? मैंने मोबाइल में देखा था। आपने उस दिन कहा था ना कि लोग मोबाइल में देखकर ही बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, तो मैंने भी धीरे धीरे मोबाइल में देखकर सीखना शुरू कर दिया था।
वहीं मैंने देखा कि जब किसी को दिल का दौरा पड़े तो सीपीआर देना चाहिए, और आज वही चीज काम आ गई। मुझे माफ कर दो रूबीना, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की। तुम्हारी शक्ल सूरत और तुम्हारे कम पढ़े लिखे होने वाली बात को लेकर मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सुंदर होना या पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो रूबीना, माफ कर दो मुझे। हाँ भाभी जान, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने भी आपकी बहुत इंसल्ट की, लेकिन आज आपने हमारी अम्मी की जान बचाई। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा, ये तो मेरी अम्मी है और ये परिवार मेरा भी तो परिवार है। उसकी बात सुनकर उसकी सास, उसके शौहर और ननद खुश हो जाते हैं। अंजलि का पति गुस्से में चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। मेरे पर्स में से ये पैसे किसने लिए? अरे कल ही मैंने एटीएम से 5,000 रुपए निकाले हैं। तुम्हारे पर्स में से पैसे कौन ले सकता है बेटा? मैं तो तुम्हारे कमरे में जाती भी नहीं हूँ। अंजलि, क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं? नहीं अनिल, मैं आपके पर्स में से पैसे क्यों लूंगी, और लूंगी भी तो आपको बता कर लूंगी ना। अरे तो फिर मेरे पर्स में 1,000 रुपए कम क्यों हैं? हो सकता है आपने कहीं खर्च कर दिए हो। नहीं, मैंने कहीं खर्च नहीं किए। अरे 1,000 रुपए कोई छोटी बात नहीं है कि मैं खर्च करके भूल जाऊं। कैसी बात कर रही हो तुम भी? हो सकता है बेटा तुमने कहीं इधर उधर रख दिए हो। नहीं मम्मी, मैंने कहीं नहीं रखे। मुझे अच्छे से याद है पर्स में मैंने 5,000 रुपए रखे थे, लेकिन अब 4,000 ही है। कहीं काम वाली पूजा ने तो नहीं निकाल लिए? नहीं बेटा, वो क्यों लेगी? और वैसे भी तुम तो पर्स अलमारी में रखते हो ना। काम वालियों का क्या भरोसा मम्मी जी, इनका हाथ तो वैसे भी ठीक नहीं रहता है। हो सकता है उसी ने निकाल लिए हैं। आगे से हमें सावधान रहना होगा। अंजलि का पति और सास सोच में पड़ जाते हैं। अंजलि की चाची सास उनके घर आई होती हैं। वो लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं। और बताओ विमला, घर पर सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं दीदी, आपको बहुत याद करते हैं। आप कुछ दिन के लिए हमारे घर क्यों नहीं आ जाती? हाँ, मैं भी सोच रही थी कि इस बार छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रहने आऊंगी। बहुत दिन हो गए बच्चों से मिले हुए। चाची जी, आप दीपू दीदी और वीनू भैया को लेकर क्यों नहीं आई? वो लोग भी आ जाते तो सबसे मिलना हो जाता। बेटा, उन लोगों को फुर्सत कहाँ है। दीपू कॉलेज में व्यस्त रहती है और वीनू अपनी नौकरी में। सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है उन्हें। बात तो सही है आपकी चाची जी, नौकरी पेशा वाले लोगों का तो ऐसा ही रहता है। सास की नजर चाची के गले में सोने की चेन पर पड़ती है। ये तुम्हारी चेन तो बड़ी सुंदर लग रही है विमला। हाँ दीदी, ये मुझे वीनू ने इस बार दिवाली पर दी थी। कह रहा था जब से नौकरी लगी है आपको कुछ भी तोहफा नहीं दिया है, इसलिए सोने की चेन बनवा दी। बहुत सुंदर लग रही है विमला। और वैसे भी बेटे की कमाई की चीज तो बहुत कीमती होती है। हाँ चाची जी, इसे आप हमेशा संभाल कर रखना। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ काम वाली पूजा आ जाती है। भाभी, बर्तन हो गए हैं क्या, तो धो देती हूँ। आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। ठीक है, तू बर्तन धो ले फिर चली जाना। विमला, तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती? आ जाओ, कमरे में थोड़ी देर लेट जाते हैं। अंजलि की सास और चाची सास अंदर कमरे में चले जाते हैं और चाची सास की नींद लग जाती है। इधर किचन में पूजा बर्तन धो रही है और अंजलि उसे एक और काम बता देती है। एक काम करना, बर्तन धोने के बाद मम्मी जी के रूम में झाड़ू भी लगा देना, लेकिन ध्यान रखना चाची जी और मम्मी जी सो रहे हैं, उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाभी जी, उसके बाद तुम घर निकल जाना। ठीक है। अंजलि वहाँ से चली जाती है और पूजा मन ही मन बोलती है, बोल दिया था कि मुझे घर जल्दी जाना है, उसके बाद भी काम पर काम बताए जा रही हैं। पूजा के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। कुछ देर बाद चाची सास के चिल्लाने की आवाज आती है। अंजलि और उसकी सास दौड़कर चाची के कमरे में पहुंचते हैं। क्या हुआ विमला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? चाची जी, आप ठीक तो हैं? मेरी चेन नहीं मिल रही। क्या चेन नहीं मिल रही? लेकिन चेन कहाँ जा सकती है? वो तो तुमने गले में पहनी थी ना? नहीं, मैं सोई थी, इसलिए मैंने उतार कर यहाँ टेबल पर रख दी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं कहीं होगी चाची जी, ध्यान से देखिए।
नहीं बेटा, मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है चेन चोरी हो गई है। चोरी? लेकिन घर में कौन चोरी कर सकता है विमला? यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। पता नहीं दीदी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर होती तो अभी तक मिल गई होती। यहाँ नहीं है, जरूर कोई ले गया है। मम्मी जी, कहीं पूजा ने तो... लेकिन वो तो किचन में काम करके ही वापस चली गई थी, कमरे में तो आई ही नहीं। वो कमरे में आई थी मम्मी जी, मैंने उसे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए भेजा था। मुझे लगता है झाड़ू लगाने के बहाने से वही चुरा कर ले गई। हे भगवान, मेरे बेटे ने कितने प्यार से दी थी वो चेन मुझे। तुम चिंता मत करो विमला, कल पूजा आएगी तो मैं उससे पूछूंगी, और अगर उसने ली होगी तो मैं उससे लेकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे लगता है उसने ही ली है मम्मी जी। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने उसे एडवांस देने से मना कर दिया था। शायद इसीलिए उसने मौका देखकर चाची जी की चेन चुरा ली। अंजलि की सास सोच में पड़ जाती है। अगले दिन अंजलि अपनी सास से बात कर रही होती है। मुझे नहीं लगता है मम्मी जी, हमें पूजा से कुछ पूछना चाहिए। आपको तो पता ही है आजकल काम वाली मिलती ही कहाँ है। अगर हमने उससे कुछ पूछा और उसने हमारे यहाँ काम करने से मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? लेकिन अगर ऐसे ही वो घर में चोरी करती रही तो कैसे काम चलेगा बहू? अब से मैं उस पर नजर रखा करूंगी मम्मी जी। वैसे भी चाची जी की चेन सिर्फ 2-3 हजार रुपए की थी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी। लेकिन अब आप चिंता मत करना, मैं पूजा पर नजर रखूंगी और अगर इस बार उसने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो हम उसे तुरंत काम से निकाल देंगे। ठीक है बहू, लेकिन तुम उस पर नजर रखना। कुछ दिन बाद दरवाजे की बेल बजती है। अंजलि जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने पुलिस वाला खड़ा है। उसे देखकर अंजलि डर जाती है। जी आप कौन? अंजलि बहुत डर जाती है और डरते डरते अपनी सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी, देखिए घर पर पुलिस आई है। उसकी सास आती है और देखती है दरवाजे पर उनका भाई खड़ा है। तुम ही शारदा हो? तुम्हें अपने भाई को इतने दिन तक याद ना करने और मिलने ना आने के जुर्म में 8 दिन तक अपने भाई के साथ रहने की सजा सुनाई जाती है। अरे अशोक, तुम इतने दिनों बाद? अरे भाई, अब तुम्हें तो अपने भाई की याद आती है नहीं, तो सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बहन से जाकर मिल लूं। हाँ बहन? हाँ बेटा, तुम्हारी सास मेरी बहन है और मैं तुम्हारा मामा। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था बेटा, इसलिए तुम मुझे पहचानती नहीं हो। आओ अशोक, अंदर आओ। तुमने तो यहाँ आकर मेरा दिल ही खुश कर दिया। हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा शहर आतंकवादियों के निशाने पर है। मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ, तो अब मैं यहाँ कुछ दिन के लिए हूँ। ओहो, तो क्या हम लोग खतरे में हैं? नहीं, फिलहाल तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्क तो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे अच्छा किया तुम आ गए, कम से कम तुमसे मिलना तो हो गया। अंजलि बेटा, मामा जी के लिए खाने की तैयारी करो। ठीक है मम्मी जी, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तभी वहाँ पूजा आ जाती है। आ गई तू? चला जा, मेरा हाथ बटा दे। मामा जी के लिए कुछ अच्छा खाना बना लेते हैं। ठीक है भाभी। कुछ देर बाद मामा जी कमरे में से बाहर आते हैं और अपनी बहन से पूछते हैं। दीदी, आपने मेरी घड़ी देखी क्या? मैंने उतार कर टेबल पर रखी थी, लेकिन वहाँ नजर नहीं आ रही है। नहीं अशोक, मैंने तो नहीं देखी। हाँ, वो बहुत महंगी घड़ी थी दीदी, दुबई से मंगवाई थी मैंने। तभी अंजलि और पूजा खाने की टेबल पर खाना लगाने लगते हैं और मामा जी की बात सुनते हैं। पूरे 1 लाख की घड़ी है? अरे बहुत कीमती है यार। यही कहीं होगी मामा जी, कहाँ जा सकती है? तभी मामा जी का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ धर्मपाल, बोलो। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, तुम जल्दी से बम डिफ्यूज करने वाली टीम को मेरे घर भेज दो। क्या हो गया अशोक, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मामा जी, आपने बम डिफ्यूज करने वाली टीम को घर क्यों बुलाया? असल में बेटा, वो जिस घड़ी की मैं बात कर रहा था उसमें बम है। मैंने बताया था ना, तुम लोगों का शहर आतंकवादियों के निशाने पर है, और वो घड़ी दुबई से मैंने आज ही मंगवाई थी। लगता है आतंकवादियों की नजर मुझ पर थी
उन्होंने उसी घड़ी में बम सेट करके मुझ तक पहुंचा दिया। मामा जी की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। अंजलि तो पसीना पसीना हो जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या बम? बेटा, अगर वो घड़ी नहीं मिली तो बम किसी भी वक्त फट सकता है, और अगर बम फट गया ना तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चलो जल्दी से ढूंढते हैं घड़ी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई हमारे सर पर। चलो जल्दी से घड़ी ढूंढो। आप लोग यहीं रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अंजलि दौड़कर अंदर जाती है और मामा जी की घड़ी हाथ में लेकर वापस आती है। अंजलि बेटा, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? अब बेटा, ये घड़ी तो खो गई थी ना, फिर तुम्हें कैसे मिली? असल में ये घड़ी मैंने चुरा ली थी मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था इस घड़ी में बम फिट है, वरना मैं इसे कभी नहीं चुराती। अब आप इसे जल्दी से डिफ्यूज करवा दीजिए, वरना ये बम यहीं फट जाएगा। चुरा ली थी? वो भी तुमने? ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? क्या तुम सच बोल रही हो अंजलि? पुलिस वाले के घर में ही चोरी? हाँ? मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी मामा जी, पहले आप इस घड़ी का बम डिफ्यूज करवाइए, वरना हम सब मर जाएंगे। अंजलि के मामा जी और उसकी सास जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बम? अरे कौन सा बम बेटा? इसमें कोई बम नहीं है। क्या? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आतंकवादियों ने आपकी घड़ी में बम लगा दिया है। वो तो सब नाटक था अंजलि बेटा, ताकि तुम्हारी चोरी को पकड़ा जा सके। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। जब तुम्हारी चाची सास की चेन चोरी हुई थी और तुमने इल्जाम पूजा पर लगा दिया था, उसके पहले भी कई बार मेरे और तुम्हारे पति के पर्स से पैसे चोरी हो चुके थे और मुझे कहीं ना कहीं तुम पर शक था। एक बार मैंने तुम्हें पड़ोसियों के यहाँ से बर्तन चुराते हुए भी देखा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। तुम्हारी इस आदत से मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने अपने भाई की मदद ली। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था ताकि तुम्हारी चोरी को पकड़ सकूं और तुम्हें सबक दे सकूं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद भी अपनी चोरी करने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा, चोरी करना आदत नहीं, जुर्म होता है, जुर्म। अभी तो चलो घर की बात है। अगर कभी बाहर ऐसा कुछ तुमने किया ना और किसी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवा दी तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए इस आदत को भूल जाओ, ठीक है बेटा? जी मामा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं चोरी करना तो क्या, चोरी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। ये हुई ना बात। चलो बेटा, अब मैं जाता हूँ, तुम्हारे शहर को आतंकवादियों से भी तो बचाना है।